हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। और इस तरीके का जो है आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है Fe2O3 और प्लस में दिया गया है A2Al। ठीक है। रिएक्शन कराया गया तो रिएक्शन में हुआ क्या, तो यहाँ पर हो रहा है Al2O3 और प्लस में प्राप्त हो रहा है 2Fe। समझ रहे हैं, तो ये हो गया। और इसमें बोला क्या जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब ये जो अभिक्रिया दिया गया है, ये रिएक्शन जो दिया गया है वो किस प्रकार की रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आपका संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वियोजन अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो इन चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आप लोग पहचान कर जो है टिक करना होगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है Fe2O3 लिखा है, यानी आयरन ऑक्साइड लिखा है। ठीक है। और इसका रिएक्शन कराया गया एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम जो है Fe को हटा दिया, यानी आयरन को यहाँ पर हटा दिया। हटाने का मतलब विस्थापित कर दिया वहाँ पर। तो विस्थापित जब कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया AgCl। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया Pb। और ब्रैकेट में दिया गया है NO3 का होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया FeSO4, इसे आप लोग आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो देखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आयरन सल्फेट, यानी Fe2SO4। क्या बोलते हैं, FeSO4 बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है, यानी क्षारीय विलयन जो होते हैं वो उसका पीएच मान होता कितना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या, 7 से कम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, 7 से अधिक होता है। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो क्षारीय विलयन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। अगर 7 किसी भी पीएच मान मतलब किसी भी विलेन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वो उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और उससे अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 से अधिक होगा तब हम लोग उसको वो विलेन जो होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए क्या दिया गया है, पूछ रहा है आपके धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, यानी आपको पता लगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है और वही आपको जो है उस पर टिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है NaSCO3। ठीक है। इसे हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया CaOCl2। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र। तो आप याद रखिएगा धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो वो करेक्ट हो जाएगा। समझना है। ठीक है। तो इस ये कॉपी में आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा। ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, यहाँ पर नंबरिंग भी किया गया है अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा में आपका दिया गया है
पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया CaCl2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया CuCl2 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, पेयजल को मतलब जीवाणु रहित करने के लिए, यानी पीने वाला जो जल होता है उसको जीवाणु रहित यानी उसमें जीवाणु ना हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CaOCl2, यानी इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर छठवां, और क्वेश्चन नंबर छठवें में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, यानी जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पहले में दिया गया है Na2CO3 दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया NaSCO3, इसे हम लोग सोडियम बाइक कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड यानी H4Cl। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। ठीक है, खाने वाले सोडा का, तो खाने वाले सोडा को देखिए बोलते क्या है, NaSCO3, इसे हम लोग सोडियम बाइक कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछेगा तो सोडियम, सॉरी, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आप बताएंगे NaSCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर लिखा गया है, और बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है क्या, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, यानी आघात वर्धनीयता जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फास्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या तांबा। ठीक है, तांबा लिखा है, क्या लिखा है, तांबा। तो देखिए आघात वर्धनीयता जो है वो प्रदर्शित करता है तांबे को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या दिया गया है, मैट में मुख्यतः होता है, यानी मैट में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है FeS, ठीक है, जिसे हम लोग आयरन सल्फर भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया Cu2S। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया Cu2S तथा FeS। ठीक है, एफ ई को बोलते हैं आयरन, एस को बोलते हैं सल्फर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है Fe2S तथा Fe2S3। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है इसका जो करेक्ट यानी मैट में मुख्यतः जो पाया जाता है वो होता है Fe2S और FeS, यानी सल्फर, आयरन सल्फर भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है इस ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, पीतल है, यानी पीतल क्या चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया धातु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अधातु, ऑप्शन नंबर सी में है उपधातु, और ऑप्शन नंबर डी में क्या मिश्र धातु। ठीक है, तो देखिए पीतल को आप सभी लोग जानते होंगे, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। इसमें जो है दो धातुओं का जो है मिश्रण होता है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, यानी एल्केनो का जो है सामान्य सूत्र क्या है, किसका, एल्केनो का। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में से दिया गया हमारा CnS2n+2, ऑप्शन नंबर बी में है CnH2n, ऑप्शन नंबर सी में है क्या CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है C2H4। ठीक है, तो एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। आप याद रखिएगा अच्छे से, क्या होता है CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है क्या, मनुष्य के शुक्राणु में आटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 22, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, ठीक है, 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 42, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 44 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में जो शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो होता है 44 होता है। कितना होता है, तो 44 यानी कि 44 आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है क्या, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है XY, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया XX,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या वाई, और ऑप्शन नंबर डी में दिया क्या एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि देखिए पुरुष में जो लिंग के गुणसूत्र जो होता है, ठीक है, क्या होता है, तो उसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो पहला है ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझना है इस बात को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ से हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सागर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया धरती पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या वायुमंडल में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अंतरिक्ष में दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ थी, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी आपका कहाँ, सागर में। ठीक है, कहाँ हुई थी, सागर में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शून्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या अनंत, और ऑप्शन नंबर सी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया -25 सेंटीमीटर। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है, तो ये अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये थोड़ा सा लगाने के लिए ये सवाल है, थोड़ा सा छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बोल सकते हैं बट है सवाल। यहाँ पर बोल क्या रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो इसको देखिए लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको देखिए, इसमें हमें दिए क्या गया है, ठीक है, इसमें हमें जो दिया होगा उसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है क्या, वो कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अगर मैं बात करूं भाई फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं एफ से। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि फोकस, ठीक है, फोकस दूरी यानी फोकस ही लिख दीजिए, फोकस को हम लोग एक्स एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब सीएम का मतलब आप चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा, सीएम का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं भैया, तो देखिए वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, और आर की जो वैल्यू है हमसे पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एक फार्मूला होता है भाई आर बराबर 2 एफ, जिसमें से आर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और 2 है तो 2 लिखिए, इनटू एफ की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। तो आर बराबर हो जाएगा 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 2 हमें 20 हो जाएगा, और मात्रक सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू जो निकल के आया है, कितना निकल के आया है, तो 20। अब चेक कर सकते हैं आप चेक कर सकते हो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी जो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेटिना के आगे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नेत्र लेंस पर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दूरदृष्टि के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें दिया गया है प्रिज्म द्वारा विचलन, ठीक है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है यानी कि बी में हरे रंग का, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है क्या पीले रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है लाल रंग का। तो देखिए प्रिज्म द्वारा
विचलन, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम का जो कोण होता है, मतलब अधिकतम मान जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है भाई देखो बैगनी रंग के लिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ भाई प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग के लिए, तो आप बताओगे बैगनी रंग के लिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 या फिर 19, ठीक है। इसमें पूछ रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कूलाम, ऑप्शन नंबर सी में है वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो एम्पियर दिया गया है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका क्या, कूलाम होता है भाई, कूलाम होता है। आप याद रख लो आज से। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20-20 का बहुविकल्प भी आता है, तो हम क्या करेंगे 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आपका बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा है वो नज़दीक आ जाएगा तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो देखिए एक प्रोटॉन पर जो है विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, सॉरी डी है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बता दिए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 20 ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।